चलो भाई इधर ध्यान दो। बस बस, कल लास्ट क्वेश्चन कौन सा सॉल्व किया था? स्फीयर के अंदर एक कैविटी थी, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर कैविटी थी और कैविटी के अंदर एक चार्ज रखा हुआ था। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमने क्या सॉल्व किया था कि प्लस क्यू चार्ज को अंदर रखते ही क्या सिचुएशन क्रिएट होगी? कंडक्टिंग कैविटी है, कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके अंदर एक कैविटी है, सिमेट्रिक कैविटी। सिमेट्रिक कैविटी के सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो क्या सिनारियो क्रिएट होगा? तो क्या भाई एक गॉसियन सरफेस सोचना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये ब्लू कलर का गॉसियन सरफेस हमने सोचा था कल। उस गॉसियन सरफेस के अंदर क्या सिचुएशन है? तो क्या भाई गॉसियन सरफेस के अंदर, गॉसियन सरफेस है कहाँ पे? तो क्या मटेरियल के अंदर। वी ऑल्सो नो दैट कि मटेरियल के अंदर ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बनती है जो उसको अपोज करती है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? ज़ीरो। इफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, दैट इम्प्लाइज फ्लक्स इज ज़ीरो। दैट ऑल्सो इम्प्लाइज Q inside or Q net is also 0. But here we can see a Q charge in the Gaussian surface. हमने चेक किया हुआ है कि Gaussian surface या Gauss law is valid for everywhere. ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है जहाँ पे Gauss law wrong prove हुआ हो। उसका मतलब Gaussian surface तो true है, मतलब ये जो आंसर हमारे पास आ रहा है Q in 0 वो सही है। That implies कि अंदर इस Q चार्ज की वजह से ये कंडक्टिंग मटेरियल है, तो कंडक्टिंग मटेरियल में इंडक्शन हुआ होगा। इंडक्शन कैसे होता है? तो क्या उसके सरफेस पे। तो अगर ये प्लस है तो इसका अंदर प्लस माइनस दोनों न्यूट्रल कंडीशन में होंगे। न्यूट्रल में से माइनस चार्जेस यहाँ पे अंदर वाले पर्टिकुलर सरफेस पे इंड्यूस होंगे और प्लस चार्जेस कहाँ चले जाएंगे? आउटर सरफेस पे। ये सब हमने देखा हुआ है कल। अब कल क्या किया इसको समझते हैं ध्यान से कि ड्यू टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी। पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एट बी पॉइंट, पोटेंशियल एट सी पॉइंट फाइंड किया। ये सिंपली हमको समझ में आता है। अगर इसको सिंपली समझना है तो इट कैन बी अंडरस्टूड लाइक दैट ऑल्सो कि एक स्फीयर बाहर है, इसका रेडियस अगर r1 और इसका रेडियस अगर r2 मानते हैं तो एक इनसाइड स्फीयर, एक आउटसाइड स्फीयर। ये r1 रेडियस, सेंटर पे q चार्ज, इसको नाम दे दो s1 स्फीयर। उसके ऊपर चार्ज कितना है? -q। इसके ऊपर कितना था? +q एट s2 स्फीयर। अगर इसको ऐसे समझा जाए तो समझने में इजी रहेगा। दिस इज नथिंग बट दिस पर्टिकुलर थिंग। सिमिलरली यही चीज़ यहाँ पे बनाई हुई है, समझ में आ रहा है कि सेंटर पे क्यू चार्ज है, पहले स्फीयर पे -q इंड्यूस हुआ है, दूसरे स्फीयर पे +2 हुआ है इंड्यूस। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए आप वो 6 के 6 फार्मूला लिख सकते हो फिर से। कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर अगर कोई कैविटी है, हाँ, ये कहाँ देखने को मिलेगा वो तो पहले ही बता दिया कि भाई ऐसा स्फीयर है, उसके अंदर चार्ज है। क्वेश्चन जो है બહુ વિચારીને પૂછો કે તમે શું પૂછો છો, પહેલાં પોતાને પૂછો કે આવશે। યુનિકનેસ થિયરમ તારા સિલેબસમાં નહીં તો भी હું कराइस। यूनिकनेस थियरम नाम છે वो सिलेबस में नहीं है, पर अच्छे से समझने के लिए हम उसको कंसिडर करेंगे। लेक्चर ख़त्म होने दे, उसके बाद तुझे कोई डाउट आता है तो पूछ। चलो इधर ध्यान दो। ये सिनेरियो हमारे पास क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? अब सेकंड, अब ऐसा कुछ भी हमें दिया जाए तो नॉर्मली सॉल्व करना आएगा। मतलब कई तो रिस्पॉन्स आपको भाई। तो एक नॉर्मल हमारे पास एक और स्फीयर अवेलेबल है। एक क्वेश्चन सॉल्व करो तो कल का ये रिवाइज हो जाए। A sphere with
radius r, an outer sphere with radius cavity with radius r, an outer sphere with radius 2r. जते वक्त पाछो आएंगे जते मारी पास एक माइनस क्यू चार्ज सेंटर पे रख दो और आउटर स्फीयर को 3q चार्ज दे दो प्लस 3q. Then find similarly electric field at point A. Electric field at point A. Potential at point A. Potential at point B. Question number 31. सफेद तो बाकी रही ना खोडू लागी जाए ચાલ છે ના સારું લાગે આવું. તારી બદનામી થાય ચાલે મારી ના ચાલે. तो खाली नाम છે. હવે ક્વેશ્ચન સોલ્વ કર પહેલા. कल किया था तो कल किया होगा आप लोग शायद भूल गए होंगे. नहीं आवे आंसर એવું મને ખબર છે. તો આવે તો આવી જાય તો સારું છે. આવે તો સવાબ ખાલી સવાબ હારું હારું જોઈશું 2 વાગ્યાની વાત 2 વાગે કરશું. ઇધર ધ્યાન દો. બસ બસ જે વસ્તુનો જ્યારે ટાઈમ હશે ત્યારે થઈ જશે. હમણાં ટાઈમ ભણવાનો છે. શાંતિ રાખો. देखो ये की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट है. बस बातें बंद. બહુ સારું સપોર્ટ કરે છે ભાનુબેન લોકો. ભલે ના તને બદનામ નહીં કરું ગભરાઈશ ના તું. એ ખુલ્લે આમ કીધું તું ના એટલું બધું એ લોકો મારા ઘરે આવી જાય ખોટું મને મારે. એનું પેન ખોલાઈને મારા ઘરે આવે મારા પૂતળા બાળે નીચે ચપ્પલ મારે. ચલો જો ધ્યાન દો. બસ બસ બાટલા હવે પાછા આવી જાઓ. બસ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए माइनस के क्यू बाई आर प्लस जीरो. कैसे कर रहे हैं हम? तो सबसे पहले इस चार्ज की वजह से इसको कंपेयर करो. ऐसे स्फीयर को अपने दिमाग में सोचो कि S1 S2 और बीच में माइनस क्यू. तो माइनस क्यू की वजह से पॉइंट ए पे इट विल बी माइनस के क्यू बाई स्मॉल आर प्लस S1 की वजह से अंदर का पॉइंट. बस बातें बंद. स्फीयर 1 की वजह से अंदर फील्ड क्या होगी 0. स्फीयर 2 की वजह से अंदर फील्ड क्या होगी अगेन 0. दैट्स व्हाई टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वाज kq by r स्क्वायर. जो આને કમ્પેર કર આની સાથે. માઇનસ ક્યુ સેન્ટર પર છે. S1 પર પ્લસ ક્યુ હશે અને S2 પર કયું હશે માઇનસ ક્યુ હશે. समझ में आ रहा है? नहीं रुको नहीं रुको 1 मिनट रुको. पहले इंडक्शन समझो कि सिचुएशन क्या होगी. इधर माइनस क्यू है तो इधर सारा प्लस जमा हो जाएगा. तो एक माइनस ऊपर जाएगा तो इधर रिजल्टेंट क्या बचा 2q. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? 2q एट 2r डिस्टेंस. पहले 3q था पर इसके माइनस तो यहाँ पहुँचने से क्या हुआ 3q माइनस q. तो रिजल्टेंट आया 2q. सिंपल वो हमें समझना था पहली बात. तो फिर यहाँ की बात करो
तो पॉइंट ए की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज दैट इज माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर 1 के लिए वो इनसाइड पॉइंट के लिए आंसर 0। स्फीयर 2 के लिए भी वो इनसाइड पॉइंट, उसके लिए भी आंसर क्या आएगा 0। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बी तो क्या होगी 0। कैसे? बिकॉज वो मटेरियल का पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी तो सबको समझ में आ जाएगा, नॉर्मल सबके बाहर है, तो एवरीथिंग विल वर्क एज अ पॉइंट चार्ज, तो उसकी बात नहीं करते हैं। पोटेंशियल एट ए की बात करो, क्या आएगा आंसर? माइनस ऑफ के क्यू बाई आर, मतलब ये किसकी वजह से? पॉइंट चार्ज की वजह से माइनस के क्यू बाई आर, प्लस स्फीयर 1 की वजह से उसी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा? के क्यू बाई आर 1, कैपिटल R 1, मतलब या फिर कैपिटल आर। स्फीयर 2 की वजह से प्लस के माइनस क्यू, नहीं के 2 क्यू अपॉन 2R। सिंपल, कोई डाउट किसी को? कहाँ से? पोटेंशियल एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे पोटेंशियल कितना होगा? किसकी वजह से कांस्टेंट? पहले तो ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से उसका डिस्टेंस कितना होगा? R, तो माइनस के क्यू बाई आर तो होगा ही। किसकी वजह से? सेंटर पे जो चार्ज है उसकी वजह से। फिर S1 स्फीयर से पॉइंट बी बाहर है, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? प्लस के क्यू बाई कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या आएगा इधर? कैपिटल। इट विल, दिस S1 स्फीयर विल वर्क एज अ पॉइंट चार्ज फॉर दिस पर्टिकुलर पॉइंट, समझ में आ रहा है? तो कैपिटल आर था है ना, ओनली कैपिटल आर। कल आपने बोला था कि जो अरे बोल पा रहे है ना, इसको अलग से सोचो, S1 को अलग से सोचो। शांति रख ले जीवन में। ये S1 स्फीयर ऐसा है, तो S1 स्फीयर से वो पॉइंट यहाँ पे है, B पॉइंट थोड़ा बाहर है, तो दिस विल वर्क एज अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है? के क्यू बाई आर। नहीं समझ? नहीं, चाल से वांधो नहीं, इन्हें अलाउड 46 वाले अलाउड कहीं नहीं। ये इसका बताओ। अब पॉइंट बी के लिए पोटेंशियल ऑफ स्फीयर 2, स्फीयर 2 वापस अंदर का पॉइंट है, अंदर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो पोटेंशियल कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना होगा? तो सेम यही 2 के क्यू बाई 2R। सिंपल, कोई डाउट किसी को इस पर्टिकुलर केस में? चलो फटाफट नोट करो। मतलब सिंपली अपने दिमाग में क्या करना है? स्फीयर को 3 पार्ट में तोड़ना है। समझ में आ रहा है क्या करना है? सुनो, कहीं नहीं है, कहीं है? हाँ माइनस ना ना, माइनस ऊपर गयो पण 3Q અહીંયા હતો, તો 3Q માઇનસ Q તો 2Q હશે। હા તો પહેલાં એક તો બતાવો, ધ્યાન અહીંયા આપો તો સમજ પડે હું ચાલી રહ્યું છું। બોલ્યો તો બધું જ બોલ્યો। ચલો इधर ध्यान दो। अंडरस्टैंडिंग दिस फिनोमिना मोर प्रिसाइजली, थोड़ा अच्छे से और समझते हैं। वापस सेम बस बातें बंद। सपोज वी आर इमेजिनिंग अ Q1 चार्ज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो इस Q1 चार्ज की वजह से इनर स्फीयर पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा? -Q1। और अगर मैंने इसको Q2 चार्ज दिया तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा?
कंडक्टिंग स्फीयर की कैविटी के सेंटर पे Q1 चार्ज रखा प्लस Q, तो इनर स्फीयर पे माइनस Q1 इंड्यूस हो जाएगा, दैट वी ऑल नो। बाहर के स्फीयर पे मैंने Q2 बाहर से दिया। नाउ व्हाट विल बी द चार्ज एट आउटर स्फीयर? Q1 प्लस Q2 होगा, समझ में आ रहा है सबको? तो इसको इनसाइड, इसको आउटसाइड बोल देते हैं। नाउ कंसिडर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो क्या आएगी? ये सबने लिख लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। मेरे बाजू बैठा है, मेरे बाजू बैठा है, समझी गो चाल से? बस बस भावना पर काबू करो, नहीं भणवा पर ध्यान हो। सेम सी पॉइंट जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ नया नहीं करना है। क्या समझ में आ रहा है आपको कि इस पर्टिकुलर सी पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? मतलब पी पॉइंट पे इस पर्टिकुलर क्यू चार्ज से, एक स्फीयर 1 से एक स्फीयर 2 से, तो क्या समझ में आ रहा है? क्या लिखोगे उधर? उधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी? ओनली ड्यू टू दिस आउटर चार्ज। समझ में आ रहा है? तो प्रिसाइजली अपने को समझना क्या है, इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी दैट कैन बी रिटर्न एज KQ0/R²। ये KQO मतलब बाहर का चार्ज, बाहर के स्फीयर का चार्ज। एक बार प्लस KQ/R, एक बार माइनस KQ/R, तो जीरो થઈ જશે। यार શું करूँ तारू, क्या करूँ तेरा? देख इधर प्लस Q है तो इनर स्फीयर पे माइनस Q आया, और माइनस Q की वजह से सारे प्लस चार्ज दूर चले गए। वो प्लस और बाहर से अगर कोई प्लस दिया, दोनों ऐड होकर के QO बन गए। Q1 प्लस Q2 लिखता तो कन्फ्यूजन होता, दैट्स व्हाई उसको मैंने Q आउटसाइड लिख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट विल बी नथिंग बट द आउटर सरफेस के जो चार्ज है उसी की वजह से होगी। तो यहाँ से अपने को समझ में क्या आ रहा है कि कैविटी के अंदर जो भी चार्ज रहेंगे उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट बाहर के पॉइंट पर नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि इनसाइड द कंडक्टिंग कैविटी जो भी चार्ज रखा हुआ है वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने में कोई पार्ट नहीं ले रहा है। उसका अगर उल्टा सोचे तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको दे दी जाए बाहर से तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? वाइस वर्सा ट्रू होता है। अगर इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं हो रही है तो बाहर से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कुछ इफेक्ट नहीं कर पाएगी। उसी को हमें समझना है। ये नॉर्मल कंसेप्ट है कि अंदर के चार्जेस बाहर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं। यहाँ समझ में आ रहा है हमको? ये 2 बार हम कर चुके हैं। पॉइंट सी पे जो कर रहे थे वही फिर से समझा रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनसाइड चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पे कोई इफेक्ट नहीं कर रही है। तो अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी तो इनसाइड चार्जेस को इफेक्ट नहीं करेगी। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मतलब सपोज हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो इधर ध्यान दे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सपोज आपके पास कोई कंपास है तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या मैग्नेटिक फील्ड होगी तो वो डिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में उसको कैसी जगह पे रखना चाहिए तो डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की मतलब क्या हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड से सेंसिटिव चीज़ को, जैसे मोबाइल पे बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड का फ़र्क पड़ता है, मैग्नेटिक फील्ड का भी फ़र्क पड़ता है,
ऐसे कोई भी चीज़ अगर आपने बनाई जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड से फ़र्क पड़ता है, दैट मटेरियल इज सेंसिटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको कहाँ स्टोर करना चाहिए? क्योंकि कंडक्टिंग कैविटी के अंदर उसको रखना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एक्चुअल यूज़ समझना है, उसके लिए एक थियरम करना है जो कि सिलेबस में है नहीं, पर थोड़ा और प्रिसाइजली समझने के लिए उसको कंसिडर करना है। इसमें लिख लो इफ वी पुट एनी चार्ज एट पी पॉइंट, ये ड्रॉ करो, ड्रॉ કરીને લખી લો એકવાર, પછી આ સમજો। if we put any charge at the point P, then sphere will be in external electric field. If we put any charge at point P, then sphere will be in external electric field. कि यहाँ पे अगर कोई Q चार्ज रख दिया तो उसकी वजह से एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ये स्फीयर आ जाएगा। बट ड्यू टू दैट फील्ड इनसाइड चार्जेस विल बी सेफ ऑलवेज। ये जो एक्सटर्नल फील्ड बाहर से आई उसे ये इनसाइड चार्जेस को कोई नुकसान नहीं होगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। And conducting cavity works as an electrostatic shield. यूनिकनेस थियरम सिमिलर थियरम है, सिलेबस में है नहीं, पर इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिलेबस में है। वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो इसके बाद समझाता हूँ। सपोज वी हैव एनी रैंडम कंडक्टर with any random cavity, एक रैंडम कंडक्टर विथ अ रैंडम कैविटी। नॉर्मल कंडक्टर में क्या होता है, सिमेट्रिक में वो हमने देख लिया। अब नॉन सिमेट्रिक में क्या होगा, अगर मैं Q इनसाइड एक प्लस चार्ज रख देता हूँ तो क्या सिनेरियो क्रिएट होगा इधर? सेम केस जो वहाँ पे है वही बनाया है, पर अब मैंने कंडक्टर को सिमेट्रिक नहीं लिया, किसी रैंडम कंडक्टर को लिया। उसके अंदर जो कैविटी है वो भी रैंडम कैविटी है, और उस रैंडम कैविटी के सेंटर पे QI चार्ज रख दिया, प्लस Q चार्ज, Q इनसाइड मतलब QI। तो इसकी वजह से यहाँ पे माइनस Q इनसाइड चार्ज इंड्यूस होगा इसके इनर सरफेस पे, और ड्यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग उसके आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? प्लस Q। तो उसे अगेन हम बोल सकते हैं Q इंड्यूस्ड आउटसाइड या फिर Q आउटसाइड, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब लॉजिकली इसके लिए भी समझो, तो ये माइनस Q चार्ज और ये प्लस Q चार्ज, क्या इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगी? नहीं होगी। लॉजिकली हमने समझ लिया कि इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड नहीं होगी। तो वाइस वर्सा जैसा यहाँ पे समझा वैसा हो सकता है कि बाहर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जाए, अगर इसको बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जाए तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? What we can say about electric field at point B? जीरो कैसे? इसको जीरो बनाने में कौन कौन हेल्प कर रहा है? सबसे पहले तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस माइनस Q इंड्यूस की, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो होगी प्लस Q इंड्यूस की। इन दोनों का तो समेशन होकर के क्या आएगा? जीरो। प्लस अगर कोई एक्सटर्नल फील्ड लगाई, सपोज एक्सटर्नल फील्ड मैंने ऐसे लगाई, तो मटेरियल के अंदर फील्ड कैसे बन जाएगी? इस तरफ। तो ये मटेरियल का पॉइंट है, तो एक्सटर्नल प्लस EQ0, ये दोनों भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो। तो एक्चुअली चार इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे आती है फिर ज़ीरो होता है। समझ में आ रहा है? तो यूनिकनेस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या सीखना है, तो भाई कभी कभी सिनेरियो कैसा आएगा कि स्फीयर पूरा होगा, अंदर कैविटी रैंडम होगी, स्फीयर रैंडम होगा, अंदर कैविटी सर्कल में होगी। तो ऐसे सिनेरियो में हम कैसे गेस करेंगे कि अंदर जो ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ये
यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्या बोल पाएंगे उसके बारे में? ये यूनिकनेस थियरम सिलेबस में है नहीं, पर यूनिकनेस थियरम में आपको क्या लिखना है मैं लिखवा देता हूँ। इसको ड्रॉ करो, इसके बारे में लिखो। लॉजिकली इसमें क्या समझना है कि ये माइनस क्यू ऐसे इंड्यूस होगा कि वो ऐसा समझेगा कि यहाँ से इस इनर सरफेस के बाहर इन्फिनिटी तक कौन है? कंडक्टर ही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है? इधर ध्यान दो एक मिनट कि इन रियलिटी इसको एक्चुअली कैसे करना होता है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज ट्रू फॉर एनी काइंड ऑफ सरफेस। इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है? तो कि भाई जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड से सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया जो इलेक्ट्रिक फील्ड से सेंसिटिव है, तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्ड के अंदर रखना चाहिए, मतलब कंडक्टिंग कैविटी के अंदर रखना चाहिए, तब वो सेफ रहेगा। अब लॉजिकली क्या हुआ, जब प्रैक्टिकली इसको करा गया तो ये प्लस क्यू रखने से जो माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, वो माइनस क्यू विल इंड्यूस सच दैट इट विल वो इंड्यूस ऐसे होगा कि ये इनर सरफेस के बाहर, मतलब ये इनर सरफेस के बाहर क्या हो रहा है उसको उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एक्चुअली ये जो बाउंड्री है इसने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की दुनिया को अलग कर दिया, और ये दूसरी वाली बाउंड्री है उसने आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड की दुनिया को अलग कर दिया। समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इनसाइड द कैविटी, और इनसाइड द कैविटी की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विल नॉट मेक एनी डिफरेंस आउटसाइड दिस पर्टिकुलर रीजन। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ध्यान से फिर से एक बार समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से होगी, पर उसने माइनस को इंड्यूस कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की जो होगी वो दोनों सेम होगी और दोनों इक्वल होकर जीरो हो जाएगी। फिर मैंने बाहर कोई चार्ज रख दिया, उसकी वजह से एक एक्सटर्नल फील्ड आ गई, ई एक्सटर्नल, तो वो ई एक्सटर्नल की वजह से इस मटेरियल के अंदर एक दूसरी फील्ड बन जाएगी, इस तरफ दूसरा इंडक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? वो इस पर्टिकुलर रीजन में होगा, मतलब बाहर की फील्ड से अंदर कैविटी में तो कोई डिफरेंस ही नहीं आया। समझ में आ रहा है? मतलब ये लाइन बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड की बातों को अलग कर देती है, और ये लाइन अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड की बातों को अलग कर देती है। बोथ विल बी डिस्कस सेपरेटली। समझ में आ रहा है? ये हमको कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए कि इसके अंदर की दुनिया अलग, इसके बाहर की दुनिया अलग। समझ में आ रहा है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इस लाइन के आगे सब कुछ एक्सटर्नल की बातें होंगी, इस लाइन के अंदर सब कुछ एक्सटर्नल की बात इंटरनल की बातें होंगी, और जब इंटरनल की बात करेंगे इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस आउटसाइड एनी पॉइंट, और जब आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इनसाइड द पर्टिकुलर कैविटी। सब क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ? इसको अच्छे से प्रॉपर लैंग्वेज में लिख देते हैं। माइनस क्यू इंड्यूस्ड सच दैट फिर कॉमा करके एक बार और दैट लिखो, दैट अदर देन दैट स्फीयर देयर इज कंडक्टर एवरीवेयर। समझ लो इसको कि माइनस क्यू ऐसे इंड्यूस हुआ कि इस स्फीयर को सेपरेट करती हुई लाइन से बाकी सारी दुनिया में खाली कंडक्टर ही है। समझ में आ रहा है? तो माइनस क्यू ऐसे इंड्यूस हुआ कि इस लाइन के बाहर कंडक्टर इनफाइनाइट तक है। समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या लिखना है? इफ वी प्लेस अ चार्ज आउटसाइड दिस स्फीयर, कि आउटसाइड कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे ई एक्सटर्नल, तो क्या सिनेरियो होगा? चार्जेस, अलग पैराग्राफ बना के लिखो, चार्जेस ऑन द इनर सरफेसेस induced in such a pattern that net electric field, charges on the inner surface induces in such a fashion or pattern that net electric field due to charges induced inside the inner surface, मतलब ये वाला चार्ज induced inside the surface
मतलब इंड्यूस ऑन द इनर सरफेस, ये वाला, ये माइनस जो इनर सरफेस पे इंड्यूस हुआ उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, प्लस चार्जेस प्लेस्ड इनसाइड द कैविटी विच मीन्स दिस चार्ज. Everywhere outside the inner surface of the conductor is zero. मतलब ये पॉइंट लिखा समझ में आ रहा है कि कंडक्टर के इनर सरफेस के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो इनर सरफेस पे इंड्यूस हुआ उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस जो सेंटर पे रखा हुआ था उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर इनर सरफेस के बाहर ज़ीरो हो जाएगी. एक बार फिर से पढ़ो तो मतलब समझ में आ रहा है. सेकंड पैराग्राफ एक बार બધું લખાઈ દો પછી પાછી આખી કેસેટ સમજાઈ દો. है कॉन्सेप्ट इजी, पर 2-3 दिन बाद जब फिर से देखोगे तो कंफ्यूजन होगा, इसलिए पूरा लिख लो कि क्या मतलब है इस सब चीज़ों का. इट मीन्स इफ वी प्लेस अ चार्ज, अलग करेगा. इट मीन्स इफ वी प्लेस अ चार्ज आउटसाइड द कंडक्टर, it will be unaffected by electric field due to inner induced charges plus electric field due to charges inside the cavity. It means if we place a charge outside the conductor, it will be unaffected by electric field due to inner induced charges plus electric field due to charges inside the cavity. सिंपल, सबने लिख लिया. थर्ड पैराग्राफ it is only affected by charges on the outside surface of the conductor. It is only affected by the charges on the outside surface it is only affected by the charges on the outside surface of the conductor. It is only affected by the charges on the outside surface of the conductor, or we can say vice versa is also true here. Means any charge or external electric field does not affect induced charge or on inner surface. We can say vice versa is also true here. उसके बाद means any charge or external electric field does not affect induced charges on inner surface. ब्रैकेट में लिख दो, इनर सरफेस के ऊपर क्या है, माइनस क्यू आई और क्यू आई.
देखो पूरा लिखते, ये माइनस क्यू आई का मतलब क्या हुआ, चार्जेस इंड्यूस ऑन द इनर सरफेस, और ये क्यू आई का मतलब क्या हुआ, चार्जेस इनसाइड द कैविटी। समझ में आ रहा है? આની પહેલાંના પેરેગ્રાફમાં આપણે આખું લખ્યું કે ચાર્जेस ઇન્ડ્યુસ ઇનસાઇડ ધ ઇનર સરફેસ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस इनसाइड द कैविटी। तो मतलब जब इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हुआ तो माइनस क्यू आई की बात कर रहे हैं, और इनसाइड द कैविटी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब हम क्यू आई की बात कर रहे हैं या प्लस क्यू आई की। सिंपल। तो अपने हिसाब से लिख लो कहीं पे दिस फिनोमिना। अब फोर्थ पैराग्राफ, જે વસ્તુ સમજાય એ જ પાછું લખાવું છું કે ભવિષ્યમાં પાછું સમજવું પડે તો કન્ફ્યુઝન ના થાય. This phenomena of conductor is known as electrostatic shielding. This phenomena of conductor is known as electrostatic shielding. All the instruments sensitive towards electric field are kept into all the instruments sensitive towards electric field all the instruments sensitive towards electric field are kept into conducting cavities. So that they will be unaffected by external electric field. So that it will be unaffected by external electric field. Last paragraph. So that they will be unaffected by external electric field. इसके बाद लास्ट पैराग्राफ, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जाएगी, ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस ऑन द आउटर सरफेस charges on the outer surface arrange themselves on applying external electric field. Charges on the outer surface arrange themselves in such a pattern that net electric field due to outside plus due to external electric field will be zero. Net electric field due to outside charges मतलब EO plus electric field external everywhere inside the outer surface of the conductor is zero. फरी बोलूं, इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द आउटर सरफेस विल बी जीरो, और इन दोनों की वजह से इनर सरफेस के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। मतलब जो हम नॉर्मली समझ चुके हैं नॉर्मली अपनी लैंग्वेज में, पर उसको इस लैंग्वेज में लिखो ताकि 2-3 दिन बाद, महीने बाद जब फिर से एक बार देखोगे तो भूल जाओगे, डायग्राम में समझ में नहीं आएगा। सब कुछ समझ में आ गया? कोई डाउट है? तो प्रैक्टिकली क्या यूज था, जवाब मिली गयो ने? देखो कोई भी चीज रटवाने की कोशिश नहीं करता हूँ, इधर ध्यान दो।
ऐसे ही बकवास करते रहना है, ध्यान नहीं देना है, सीधा फॉर्मूला दे दूंगा, इससे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसे पैटर्न से काम करेंगे। फिर सारे कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, उसके चक्कर में एक लेक्चर के 2 लेक्चर लग जाते हैं। आज के लेक्चर में लेक्चर खत्म करना था चैप्टर, पर एक और लेक्चर लगेगा, बिकॉज अलग पैटर्न के एक और क्वेश्चन बाकी है। अभी हमने क्या सॉल्व किया कि भाई स्फीयर के अंदर कैविटी, अभी एक और पैटर्न बाकी है जिसमें होलो कंडक्टिंग के अंदर होलो कंडक्टिंग। इसमें क्या हुआ, ये भरा हुआ स्फीयर है, इसके अंदर ये कैविटी है, ये 2 स्फीयर है, समझ में आ रहा है? नहीं, सब कैलकुलेटेड है, कमेंट पास मत कर, फरवरी मार्च तक सिलेबस खत्म हो ही जाएगा। तेरा अटेंटिवनेस प्रॉपरली रहेगा तो चीज़ें फास्ट चलेंगी, या बीच में ये बकवास करता रहेगा तो उसमें और टाइम वेस्ट होगा। कंसेप्ट पकड़ के चलेंगे तो थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। ना करूँ तो काल लेक्चर ना बनीश चालसे, पण मगज ना बगाड़ीश। चलो, यूनिकनेस थ्योरम क्लियर, इसका यूज़ क्या है वो भी क्लियर। अब जेई का एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 32। कौन वो पढ़ा जा लिया? कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर एक कैविटी है, कैविटी में चार्ज को ऐसे प्लेस किया हुआ है। देन ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अप्रॉक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन। ऑप्शन 6 पर आप इसको खबर पड़ी है, सेट नहीं आ पाए। तो ऑप्शन देख के सबको आंसर पता चल जाएगा। એમાં આપશે પણ અત્યારે તું શીખ્યો છે તો અપ્લાય કરતા આવડશે કે નહીં કોન્સેપ્ટ? ડ્રો ધ ઇલેક્ટ્રિક એપ્રોક્સ ઇલેક્ટ્રિક ફીલ્ડ લાઇન્સ ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायग्राम का सिचुएशन बनाना है, इसके लिए सिचुएशन का डायग्राम बनाना है। चलो समझ लो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें से पूरे में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती होगी, तो 2 ऑप्शन तो निकल जाएंगे। बाकी के कौन से ऑप्शन बचे? एक ऐसा ऑप्शन होगा परपेंडिकुलरली कमिंग आउटवर्ड द सरफेस लाइक दिस। अगर इसको सेंटर पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल, सब कुछ परपेंडिकुलर ही जाएगा। सिंपल, ये सीखा हुआ है हमने। इसी फिनोमिना को अगर समझ लिया है तो इजीली आपका एप्लीकेशन भी हो गया। अब क्या सीखना है कि अगर माइनस क्यू चार्ज को इंड्यूस किया, अब इस थियरम का एक्चुअल यूज क्या होता है वो करते हैं। ला चूक मरला ला पण तू रिस्पॉन्स હું લેવા લે? તને એકવાર કહું છું કે ના મારા ક્લાસમાં આવું બધું કરો। ला ચૂપ બેસ કહું છું તો ભાન નહીં પડતી તને એકવાર?
चलो सेंटर पे क्यू चार्ज रखा तो इधर कौन सा इंड्यूस होगा? इनर सरफेस पे कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा? माइनस क्यू। आउटर सरफेस पे अब ये जो माइनस क्यू हुआ, क्या वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली? ये प्लस क्यू यूनिफॉर्म। और क्या ऑप्शन बचता है हमारे पास कि सपोज इस चार्ज को थोड़ा राइट हैंड साइड ले जाओ तो अब क्या हो जाएगा सिचुएशन? यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, माइनस क्यू तो होगा और इधर प्लस क्यू होगा, पर ये माइनस क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा कि नॉन यूनिफॉर्मली? इसमें दोनों में यूनिफॉर्मली होगा, इसमें यूनिफॉर्मली कि नॉन यूनिफॉर्मली? अगर यूनिफॉर्म होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस रीजन के बाहर। समझो बात तो ध्यान से। इसको सेंटर से यहाँ ले जाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फील्ड लाइन कम होगी, यहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा होगी। अगर चार्ज थोड़ा इस तरफ चला गया है प्लस क्यू, तो इधर माइनस ज़्यादा इंड्यूस होंगे, समझ में आ रहा है, और इधर थोड़े कम माइनस इंड्यूस होंगे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, इसकी वजह से अलग होगी, तो सिचुएशन चेंज हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि बाहर, इसके बाहर इन दोनों की वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए, विच मीन्स इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? हमने अभी अभी सीखा कि इन दोनों की वजह से इस फील्ड के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, इस सरफेस के बाहर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। सिंपल। अगर इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कर दूंगा तो इसके बाहर फील्ड चली जाएगी, वो नहीं जानी चाहिए, उसके लिए इसके अंदर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या बोल रहा हूँ? दिस इज़ द यूज़ ऑफ पर्टिकुलरली यूनिकनेस थियरम। सिखाया नहीं जाता है, लॉजिकली आपको बताना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसी कंडीशन में इधर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म। इधर नॉन यूनिफॉर्म भले हुआ, लेकिन बाहर का सरफेस तो इंडिपेंडेंट है इन सब चीज़ों से, तो उधर क्या होगा? वापस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? बिकॉज बाहर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका सिग्मा डिपेंड करता है 1/RC पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है इस स्फीयर से। समझ में आ रहा है? समझना क्या था कि इस स्फीयर के अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी पूरी अलग और इस सरफेस के बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी पूरी अलग। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई इसको ऐसे नोट करना है, अंदर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन, बाहर यूनिफॉर्म होगा। क्यों? बिकॉज बाहर का अलग है सरफेस जो कि सिग्मा पर डिपेंड करता है, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/RC पे। सिंपल। अब एक और ऑप्शन देखो कि नॉन यूनिफॉर्म स्फीयर के अंदर यूनिफॉर्म कैविटी हो और प्लस चार्ज रखा हो, तो अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बाहर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? अंदर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, बाहर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, क्या होगा? समझ में आ रहा है? अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा और बाहर नॉन यूनिफॉर्म होगा। कोई डाउट इसमें? अब इसका उल्टा करके देखो कि स्फीयर कांस्टेंट है, अंदर कैविटी रैंडम है, तो अंदर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा और बाहर यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये सारे ड्रॉ कर लो और एक और ड्रॉ कर लो। नॉन यूनिफॉर्म के अंदर नॉन यूनिफॉर्म, तो क्या होगा? रैंडम सरफेस के अंदर रैंडम कैविटी, दोनों में नॉन यूनिफॉर्म, दोनों आइडेंटिकल, આપણે આ કીડી છે, એના પપ્પા કોણ છે, મમ્મી કોણ છે? નહીં, આ કીડી છે બસ। ये सारे स्फीयर में ऐसा ड्रॉ करना।
बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे तो स्फीयर के अंदर स्फीयर की बात करेंगे, तो उसमें कंफ्यूजन होगा। ये यहाँ पे भरा हुआ है, समझ में आ रहा है? यहाँ पे मटेरियल है और कैविटी ये है, दैट्स वाई ये लाइंस बनाना ज़रूरी है। चलो टू क्यू, ओके चलो ये सब ड्रॉ कर लिया, सब ड्रॉ कर लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर प्रॉपरली। चलो नाउ वी हैव टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस r एंड रेडियस 4r। एक के पास चार्ज q, एक के पास 2q। इन दोनों को अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया जाए तो व्हाट विल बी द चार्ज इन स्फीयर 1 एंड स्फीयर 2? ये सॉल्व करना आता है? ट्राई करो एक बार, क्या आंसर आता है? दो स्फीयर हमारे पास है, वायर, कंडक्टिंग वायर, टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर देयर। स्विच को बंद करके ज्वाइन कर दिया तो करंट पास होगा, मतलब चार्ज पास होगा। तो चार्ज कहाँ से कहाँ जाएगा और स्फीयर ए और बी में कितना चार्ज होगा? રેડિયસનું કામ છે એટલે તો આપી દીધું। चलो कहीं नहीं। देखो इसमें सीखना क्या था, किसी का कुछ आंसर आया? समझना क्या है कि चार्ज विल ऑलवेज फ्लो। फ्लूइड मैकेनिक्स याद करो, फ्लूइड मैकेनिक्स याद करो। तो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ चीज़ फ्लो करती है, तो इधर क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ वो फ्लो करेगा चार्ज। तो ये रेडियस का देने का मतलब क्या था, दैट यू शुड फाइंड पोटेंशियल फर्स्ट। तो इसका पोटेंशियल क्या आएगा, के क्यू बाई आर। इसका पोटेंशियल इनिशियल, दोनों का इनिशियल पोटेंशियल व्हेन वायर इज नॉट कनेक्टेड, तो इसका आएगा के टू क्यू अपॉन 4r, तो 2/4 के क्यू बाई आर। तो इन दोनों में से कौन ज़्यादा है, ये वाला ज़्यादा है, तो चार्ज विल मूव फ्रॉम दिस स्फीयर टू दिस स्फीयर। अब मान लो, इधर ध्यान दो, मान लो इधर से Q चार्ज निकल के उधर गया, तो इधर चार्ज कितना बता, Q माइनस Q, इधर 2Q प्लस Q। अब कंसेप्ट क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एंड फाइनल पोटेंशियल तब तक चार्ज जाएगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होगा। कोई भी फ्लो चीज़ का कब तक करेगी, जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाना चाहिए। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ये इनिशियल केस है जब ये केस था, अब ये फाइनल केस है जब इतना चार्ज है। तो नाउ पोटेंशियल VF और इसका पोटेंशियल VF दोनों सेम होने चाहिए। दोनों को सेम करा दोगे तो Q की एक वैल्यू मिलेगी, उस Q की वैल्यू को Q माइनस Q कराओ, इधर 2Q प्लस Q कराओ, जो आएगा वो इसका चार्ज और इसका चार्ज। समझ में आ रहा है? वाह, ना तो हम पढ़े, एक समझना पड़ी। ओके, चलो कंसेप्ट सबको समझ में आया कि दिस हायर पोटेंशियल मतलब हायर प्रेशर थी, लोअर प्रेशर पर पानी मूव था। तो यही इसमें समझना है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करता है। तो पहले हमने दोनों का पोटेंशियल फाइंड किया इनिशियल कंडीशन में, जब कोई चार्ज मूव नहीं हुआ है। तो किसका पोटेंशियल ज़्यादा आया, तो भाई इसका ज़्यादा आया, मतलब चार्ज विल मूव फ्रॉम A टू B। तो इसका चार्ज यहाँ से क्यूब गया, यहाँ पे क्यूब मिला, तो इस वाली कंडीशन के लिए पोटेंशियल फाइंड करो, क्या आएगा, के क्यू माइनस क्यू बाई आर। इस वाली कंडीशन के लिए 2Q प्लस Q के बाई 4R। समझ में आ रहा है? अब ये दोनों सेम होंगे तब जाके ये पास बंद हो जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए तो के और RR कैंसिल हो जाएगा और Q का कुछ फॉर्मूला मिलेगा इन टर्म्स ऑफ Q।
कैपिटल क्यू के टर्म्स में मिल जाएगा, उसको यहाँ लगा देंगे तो इसका चार्ज और इसका चार्ज मिल जाएगा। अब समझ में आ रहा है कुछ भी? तो सॉल्व करो। इसको बोलते हैं कनेक्टिंग कंडक्टर्स और टचिंग कंडक्टर्स प्रॉब्लम। कनेक्टिंग टू कंडक्टर्स ना, मैं वो भी कैसे कि वायर नहीं, खाली बे कंडक्टर ने टच करा इन छोड़ दो तो भी यही तो कॉन्सेप्ट लगेगा। कॉन्सेप्ट क्या है मैं लिखवा देता हूँ, पहले इसको सॉल्व करो। सॉल्व तो ना बेचला नेक्स्ट क्लास थी। सर वो पैक कर रहा है मुझे, पीछे से खुद बुला नाम मेरा दे दिया सर। તમે જોયું ને લખી હર્ષવર્ધન, માનવ, હેત, પ્રજા ભટકો અને તું એ બધા આજે હીરવ સરને મળો પહેલાં એક કે લેક્ચર ભરવાના છે તો જ નેક્સ્ટ ક્લાસથી મને જોઈએ, બાકી કોઈ જોઈએ ના। नहीं करे सर डिस्कस कर रहे हैं કોઈ ડિસ્કશન જ નહીં કરવું, ના પાડું છું, આટલી બહાર નહીં પડતી એકવાર કહું તો। सर उससे रोक दो લા આખું ધ્યાન એમાં જતું રહે, બ્રેકમાં બી નહીં બોલવાનું। सर वो आंसर वाला उसको એક લિમિટ રાખો, આખો ફ્લો બગડે છે, એક આખી સિક્વન્સ બનાવેલી છે આખી બગડે છે, ટાઈમ વધારે જતો રહે છે અંદર। કમેન્ટ પાસ કર્યા કરો, કોઈનું ધ્યાન ના રહે। આ બધું તમારે સોલ્વ થઈ જવું જોઈએ અત્યાર સુધી। બ્રેકમાં તારે સોલ્વ કરવાનું છે, બાકી હું બ્રેક આપું જ ના, હું એકલો ઠોક ઠોક કરું ખાલી નોલેજ, મારું રિવાઇઝ થયા કરશે। તો થોડી બુદ્ધિ ચલાવવા, મેં અહીં ટાઈમ એટલે આપું છું કે તને સમજ પડે, તું વિચારી શકે કે કેવી રીતે સોલ્વ કરવાનું છે। ફ્રીક્વન્સી મેચ જ નહીં થઈ રહી તમારા ક્લાસ જોડે, જે લેવલ પર તમે લાવવાના છે એ લેવલ પર આવી જ નહીં શકો આ રીતે। કોઈ રિસ્પોન્સ નહીં કરવો, ખાલી ભાગાન જેમ જોયા કરવું છે, હું સોલ્વ કરીને આન્સર લઈ આવીશ, પતી ગયું, કોનું થયું? મારું જ થયું। આટલું કરવાનું હતું, આટલી વારમાં જો 2/5 क्यू આટલું બોલવાનું હતું ખાલી। अब इस 2/5 क्यू को उधर क्यू माइनस क्यू कराओ, इस 2/5 क्यू को इधर रखो तो इसका चार्ज मिल जाएगा, उधर रखोगे तो उसका चार्ज मिल जाएगा। तो कंसेप्ट लिख लो कि क्या कंसेप्ट लगता है इस पर्टिकुलर केस का। पहले पूरा क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद लिखो। दूसरी बातें करे उससे अच्छा तू आंसर बताएगा तो तुझे भी इंटरेस्ट बढ़ेगा, ज़्यादा अटेंटिवनेस फील होगी तो तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि भाई इतना समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। लास्ट लेक्चर रिवाइज करने को क्यों बोलता हूँ कि 10 मिनट मुझे आके रिवाइज कराना पड़ता है, तब कनेक्शन बैठता है कि भाई लास्ट हम ये देख चुके हैं, अब ये करना है, तो वो 10 मिनट जा रही है, प्लस बीच में बोलना पड़ता है चुप बैठ, उसमें टाइम भी बिगड़ रहा है। दूसरा टाइम मुझे देना पड़ता है कि कंसेप्ट समझाने के बाद तेरा दिमाग उसको प्रोसेस कर पाए और तू खुद सॉल्व कर पाए। वो देखने के लिए मैं राउंड लगाता हूँ बीच में, वो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, कोई जगह पे ऐसा नहीं होता है, बस कैसेट गाओ और चले जाओ, समझ में आया ठीक, नहीं आया ठीक।
प्रॉपर बैठ के सीक्वेंस सेट करिए कि कौन सी सीक्वेंस में समझ में आएगा, कि एक टॉपिक करो तो बाकी सारे टॉपिक उसके साथ साथ जा रहे हो एक ही पैटर्न में। सेम सवाल, सब में सेम टाइप के सवाल है, सारे सवाल को बाइफरकेट किया कि कौन सा सवाल इसमें कनेक्ट हो रहा है, कौन सा सवाल उधर कनेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा सवाल कनेक्ट हो रहा है। प्रॉपरली पूछे हुए सवाल से लेकर के ट्विस्टेड सवाल से लेकर के ओलंपियाड्स में कौन से सवाल आए, सारे सवाल डिस्कस करके जो इस टॉपिक के साथ अभी कनेक्टेड है वैसे सवाल को ढूंढना, उसको यहाँ पर रिलेट करना। इरोडो के सवाल थोड़े हार्ड होते हैं तो उसको थोड़ा इजी करके, थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ प्रेजेंट करना। लास्ट टाइम में मैंने क्वेश्चन कराया था कि इस स्फीयर के अंदर वेरिएबल रो है। वो ओरिजिनल क्वेश्चन ऐसा था कि पूरे स्फीयर के अंदर हाफ रेडियस तक अलग फॉर्मूला रो का, उसके बाद दूसरी हाफ रेडियस तक अलग फॉर्मूला रो का। मतलब समझ लो कि ये आधा जो स्फीयर है वो आयन का है और दूसरा आधा है वो कॉपर का है, तो डेंसिटी बदल ली। तो ऐसे केस में इसका वेरिएबल रो तो इसको अलग से इंटीग्रेट करो, इसको अलग से इंटीग्रेट करो। वो क्वेश्चन करा था तो पूरा घंटा उसमें चला जाता, तुमको समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है ये, तो उसको मॉडिफाई करना पड़ा। उसमें मेरे को टाइम लगता है कि इसको कैसे ईजी करके मैं कराऊँ। ओलंपियाड वाला क्वेश्चन सारी वैल्यू डाल के करने बैठते, पूरा घंटा उसी में निकल जाता। उसको भी ऐसे मॉडिफाई किया कि खाली फॉर्मूला बना के छोड़ दो, कंसेप्ट तो समझ में आएगा क्या करना था। दैट इज़ द मेजर पॉइंट। कैलकुलेशन का टाइम कब आएगा, जब तुम्हें कंसेप्ट अप्लाई करने आते हैं। अभी क्वेश्चन रीड करके यही समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आया है, इसको स्टार्ट कैसे करें। तो 2 महीने से वही लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे आप सोच पाओ। जैसे मुझे कंसेप्ट पता है, पर कंसेप्ट पता है वो नहीं चलेगा, आपको फॉर्मूला रटे हुए होने चाहिए। कंसेप्ट पकड़ के चल रहे हैं ताकि आपको इंटरेस्ट बना रहे, नहीं तो कोई भी जगह पे ऐसा ही होता है, ये फॉर्मूला है, इनसाइड का इतना, आउटसाइड का इतना, इसके इतने पीवाई क्यों है, इसको ऐसे सॉल्व करो, ये शीट पकड़ा दी सॉल्व करो। ऐसे रट्टू पोपट निकलेंगे, हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। पर अपने को समझ के करना है कि फ्यूचर में आज मेहनत करिए, इससे सिलेक्शन हो ना हो बात की बात है, पर 6 महीने तूने मेहनत करी तो तू अपने आप में लेवल अपग्रेडेशन पाएगा। थोड़ा दिमाग खुलेगा कि कैसे चीज़ों को कैप्चर करते हैं, अकेले मेहनत कैसे करते हैं। 12th के बाद कोई टीचर कहीं पे नहीं मिलने वाला। एक सब्जेक्ट के 3-3, 4-4 फैकल्टी कॉलेज में होंगे, कोई आके कुछ और बुक से पढ़ाएगा, कोई आके और बुक से पढ़ाएगा, अपने को कोप अप करना पड़ेगा उनके साथ। तो सेल्फ सफिशिएंट कैसे बनना है वो सीखना है। इसलिए मैं नोट्स बना के दिखा रहा हूँ कि ऐसा बनाओ, तो फ्यूचर में जब आप कहीं पे जाओ तो अकेले किसी टीचर की हेल्प के बिना खुद से काम कर पाओ। अपने को उस लेवल पर पहुँचना है। वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक रात में नहीं होगा। બધું કહેવાનું ના હોય, એક વસ્તુ પ્રૂવ થયા પછી હું કહું તો સમજ પડે કે ના આવું કહેવા માંગતો હતો આ માણસ। ભાઈ ખાલી હું કે કરું, કશે પહોંચાય નહીં, કંઈ ફાયદો જ નહીં પછી તમારા લોકોનો। कंसेप्ट लिख लो, इसमें क्या कंसेप्ट लगाना है, कनेक्टिंग 2 कंडक्टर्स एंड टचिंग 2 कंडक्टर्स प्रॉब्लम्स। व्हेन वी टच और कनेक्ट कंडक्टर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एनी चार्ज मतलब, व्हेन वी टच और कनेक्ट 2 कंडक्टर्स, positive charge flows from higher potential to lower potential. When we touch or connect 2 conductors, positive charge flows from higher potential to lower potential till the potential becomes same. तो इनिशियल पोटेंशियल लिखना है, आफ्टर पोटेंशियल लिखते हैं और दोनों सेम होंगे, वहाँ से चार्ज मिलेगा, उस चार्ज को आफ्टर वाले चार्ज में वैल्यू रखेंगे तो फाइनल आंसर मिल जाएगा। कराओ उसमें एक क्वेश्चन सॉल्व करो। मेथड वही है, प्रोसेस भी वही है। एक रेडियस r वाला है, उसके अंदर चार्ज है q, और एक रेडियस 3r है, उसके अंदर चार्ज है 3q। Find out the final charges on the conductor. No, बरं
एक लोचो करें अभी आंसर नहीं આવે આ તો એકને એક જ સવાલ થઈ ગયો सवाल बदलवाना हो तो चार्ज IQ नहीं इस पे माइनस क्यू कर दो और इसके ऊपर प्लस 5 क्यू कर दो तो माइनस वाला एक वेरिएशन आ जाएगा कि माइनस होगा तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 33 હતો અને આ 34 છે थोड़ा टाइम हमको इसलिए भी ज़्यादा लग रहा है कि एक मेथड ऐसी होती है कंसेप्ट ओनली एक होता है क्वेश्चन ओनली वी आर गोइंग विथ बोथ थिंग्स कंसेप्ट भी ले रहे हैं उसके ऊपर से कितने क्वेश्चंस आए हैं मिनिमम लेवल से लेकर मैक्सिमम लेवल तक दोनों कवर कर रहे हैं इसलिए थोड़ा लेक्चर ज़्यादा लग रहा है इसका पोटेंशियल ढूंढो k माइनस क्यू अपॉन 3r माइनस के क्यू बाई 3r इसका पोटेंशियल बनाओ 5 के क्यू बाई 3r तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका पोटेंशियल ज़्यादा है तो चार्ज विल फ्लो फ्रॉम दिस स्फीयर टू दिस स्फीयर चार्ज बोलो क्या होगा तो ये इसका इनिशियल चार्ज है फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा 5q माइनस क्यू इधर फाइनल चार्ज क्या हो जाएगा माइनस क्यू प्लस क्यू अब फिर से पोटेंशियल बनाओ फाइनल पोटेंशियल विल बी k 5q क्यू बाई r दैट शुड बी इक्वल टू k माइनस क्यू प्लस क्यू बाई 3r k r कैंसल 15q माइनस 3q माइनस q प्लस q तो 14q होगा ये 4q होगा 16 हाँ 16 10 है तो q इक्वल टू 4q अब इस 4q को यहाँ पुट करो फाइनल वाले इक्वेशन में तो 5q माइनस q 4q तो इसके अंदर फाइनल चार्ज बचा कैपिटल Q माइनस क्यू प्लस क्यू तो इधर बचा 3q देखो इनफ अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस यहीं हो जाए ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि घर जाके आपको सिर्फ सॉल्व करना पड़े तो आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा क्वेश्चन को देख के आंसर लाना पड़ेगा तो कॉन्फिडेंस आएगा ऐसा ट्राई कर रहे हैं कि इसके बाद घर जाओ तो सारे MCQ सॉल्व हो जाए किसी भी मॉड्यूल के जो भी डाउट आएगा वो पूछो तो सॉल्व करेंगे उसको एक लेवल के बाद देख खाली स्फीयर्स करा के छोड़ देता संडे वाले लेक्चर में तो हो जाता कंसेप्ट करा दिए अब क्वेश्चन खुद सॉल्व करो एक ये मेथड है दूसरी मेथड है स्फीयर ऐसा होता है उसका ये फॉर्मूला है उसके इतने इतने क्वेश्चन है सीधा क्वेश्चन करा दिए पर दोनों से मैं एक बार पढ़ चुका हूँ मुझे पता है कैसा लगता है उसमें तो मैं जिसमें से निकल चुका हूँ उसमें से अपडेट किया है कि ओनली कंसेप्ट भी नहीं चलेगा कंसेप्ट सीख के बच्चे आएंगे सवाल नहीं हो रहे ये मेरा ही प्रॉब्लम है कि कंसेप्ट तो सीख लिया सारे फॉर्मूला भी याद है पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करो नहीं समझ में आ रहा है फिर दूसरे का देखा कि भाई चलो सीधा फॉर्मूला पता है क्वेश्चन सॉल्व करो तो फॉर्मूला भी पता है क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया और रटने वाले बच्चों के लिए अच्छी बात है पर जिसको कॉन्सेप्ट चाहिए उसको वो भी समझ में नहीं आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला रट के कैसे आंसर आएगा तो दोनों को मिक्स करना पड़ेगा दोनों को मिक्स करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा
उसमें लेक्चर बनाने में भी टाइम ज़्यादा लगेगा। चैप्टर 1 में 85 क्वेश्चन हमने बोर्ड पे सॉल्व किया है और अभी वो NCERT लेवल का नहीं सॉल्व किया हमने। तो उसके लिए टाइम लगता है, ये सारी चीज़ों के लिए टाइम लगता है, तो उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तेरे को भी उधर टाइम देना पड़ेगा। कि बीच में टाइम इसलिए देता हूँ कि तू बात कर सके, कमेंट पास कर सके, उसके लिए नहीं। ये क्वेश्चन छोड़ा है ताकि तू सॉल्व करके जवाब दे सके, तो तेरा कॉन्फिडेंस है। नहीं तो मैं ये कर चुका हूँ, मैं खुद ऐसा करता था कि मैं उधर बैठता हूँ, टीचर आता है, वो लिखता है, वो सॉल्व करता है और हराम बराबर मैंने दिमाग चलाया। वो तो घर जाके देखूंगा, वो जो लिखता है वो बोर्ड पे ऐसा भी करता था, वो भी मैं ऐसा कर लेता था। कुछ मगज चलाने का नहीं, तेरे को जो करना है कर, मैं सीधा उतारा मार लूँगा, जब बाद में पढ़ूंगा और समझ जाऊँगा। फिर वो बाद में कभी आता ही नहीं है, पर एग्ज़ाम तो आ ही जाती है, उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस से सोच के मैंने इस मेथड को धीरे धीरे मैं ट्राई कर रहा हूँ। बाकी दुनिया के सारे टीचर के वीडियो मैंने भी देखे हुए हैं कि वो कैसे काम करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, पर वो देख के मेरे को ऐसा नहीं लगा कि इससे समझ में आएगा या तू सेल्फ सफिशिएंट बनेगा वो करने के लिए। अपने को क्या करना है, सेल्फ सफिशिएंट बनना है। तो उसके लिए यही मेथड मेरे को बराबर लगता है। इसमें कोई अपडेट है तो मैं पूछता भी हूँ कि भाई उसमें मुझे टाइम देना ना चाहिए, तो वो तो कि मैं टाइम, सबसे पहले प्रॉब्लम क्या था 11th में मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, फिर मैंने स्पीड को स्लो किया कि भाई चलो स्पीड को कम करते हैं। फिर आप लोग बताओ कि भाई ऐसा हो रहा है कि अभी भी स्पीड ज़्यादा है, कि लिखने का टाइम नहीं मिल रहा है। वो मैं कभी कभी फील कर पाता हूँ कि किसी को लिखने का टाइम नहीं मिला तो लिखने का टाइम दिया, फिर खुद से सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है तो वो टाइम दिया। एक एक को अटेंशन देने का ट्राई करता हूँ कि भाई तू क्या लिख रहा है, तू क्या लिख रहा है। तो थोड़ा एफर्ट तो तेरे को भी देना पड़ेगा, तब कहीं पे पहुँचेंगे। एक साइड से कहीं पहुँचेंगे ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी अर्थिंग का पूरा कॉन्सेप्ट बाकी रह गया, फिर भी 15 मिनट ऊपर चले गए। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है अर्थिंग का, नेक्स्ट क्लास में वो कॉन्सेप्ट ले लेंगे। तो स्फीयर के अंदर स्फीयर वाला एक टॉपिक बाकी है बस, तो 1-1.5 घंटे का काम बाकी है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा।